एक ऐसा सैनिक जिसे मरने के बाद दोबारा जिंदा किया गया था। उसे दर्द महसूस नहीं होता, गोलियां उसे रोक नहीं सकती, और अब वही इंसान दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों के खिलाफ आखिरी उम्मीद बन चुका है। लेकिन इस बार उसका सामना किसी आम दुश्मन से नहीं, बल्कि अपने ही जैसे एक और सुपर सोल्जर से होने वाला है, जो अकेले पूरी सेना को खत्म कर सकता है। परमाणु रिएक्टर में बम लग चुके हैं, प्रधानमंत्री के बच्चों की जान खतरे में है, और अगर यह मिशन फेल हुआ तो पूरा शहर राख बन जाएगा। अब देखना यह है कि क्या ल्यूक इस मौत के खेल को रोक पाएगा, या फिर दुनिया एक नई सुपर आर्मी के कब्जे में चली जाएगी। और आज की हमारी मूवी है यूनिवर्सल सोल्जर्स। म्यूजियम के अंदर यूक्रेन के प्रधानमंत्री के बच्चे आराम से खूबसूरत कलाकृतियां देख रहे होते हैं और चारों तरफ भारी सुरक्षा तैनात होती है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि कुछ ही सेकंड में सब कुछ खून और गोलियों के शोर में बदलने वाला है। जैसे ही बच्चे बाहर निकलते हैं, अचानक तेज रफ्तार से आई एक गाड़ी उनकी कार को जोरदार टक्कर मार देती है। तभी उस रहस्यमयी गाड़ी से नकाब पहने हथियारबंद लोग बाहर निकलते हैं और बिना चेतावनी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है, कई बॉडीगार्ड जमीन पर गिर जाते हैं और कुछ बेगुनाह लोग भी इस हमले का शिकार बन जाते हैं। हमला करने वाले तुरंत प्रधानमंत्री के बच्चों को पकड़कर अपनी गाड़ी में फेंकते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। कुछ ही देर में पुलिस और सीक्रेट सर्विस उनकी गाड़ियों के पीछे पड़ जाती है और पूरे शहर की सड़कें युद्ध के मैदान जैसी दिखने लगती हैं। तेज रफ्तार गाड़ियां एक दूसरे से टकराने लगती हैं, कई आम लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं और हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। तभी एक अपहरणकर्ता पीछे मुड़कर गोली चलाता है, जिससे सीक्रेट सर्विस की कई गाड़ियां पलट जाती हैं। जवाब में एक अधिकारी भी गोली चलाता है और गोली सीधे हमलावर के हाथ में लगती है। वह तुरंत पलटकर उस अधिकारी को गोली मार देता है और उसकी गाड़ी भी बुरी तरह क्रैश हो जाती है। दूसरी तरफ डरे हुए भाई बहन जोर जोर से चीख रहे होते हैं, जबकि गाड़ी पागलों की तरह खतरनाक मोड़ों से गुजरती चली जाती है। आखिरकार उनके सामने पुलिस का रोड ब्लॉक आ जाता है और गाड़ी सीधा उससे टकरा जाती है। पुलिस लगातार गोलियां बरसाती है, तभी ड्राइवर के सिर में गोली लगती है और वह वहीं ढेर हो जाता है। उसके बाद उसका साथी बाहर निकलता है और अकेले ही तेजी से कई पुलिस वालों को मार गिराता है। फिर वह ड्राइवर की लाश को बाहर फेंकता है और खुद स्टीयरिंग संभाल लेता है। काफी देर की भागदौड़ के बाद पूरा गिरोह एक हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है, लेकिन पुलिस वहां भी उन्हें घेर लेती है। एक और भयंकर गोलीबारी शुरू होती है, जिसमें दूसरा अपराधी मारा जाता है, मगर उनका नेता आखिर तक लड़ता रहता है और प्रधानमंत्री के बच्चों को हेलीकॉप्टर में चढ़ा देता है। जब उसका घायल साथी भी अंदर आने की कोशिश करता है, तब वह बेरहमी से उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है और खुद बच्चों को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से उड़ जाता है। दूसरी तरफ उसी समय पासालन लिबरेशन फ्रंट चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला कर देता है। वे अंदर मौजूद कर्मचारियों को मारकर पूरे प्लांट पर कब्जा कर लेते हैं और आसपास के सुनसान इलाके को भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसके बाद वे रिएक्टर के अंदर कई बम लगा देते हैं, जिनमें 72 घंटे का टाइमर सेट होता है। फिर जनरल टोपो प्रधानमंत्री के लिए एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड करता है, जिसमें वह 227 राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और पासालन को पूरी आजादी देने की मांग करता है। वह धमकी देता है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो पूरा परमाणु संयंत्र उड़ा दिया जाएगा और प्रधानमंत्री के बच्चों को भी मार दिया जाएगा। इसी बीच दूसरी जगह डॉक्टर कॉलिन अपनी लैब तैयार कर रहा होता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर वहां पहुंचता है, वह घायल अपहरणकर्ता की जांच शुरू करता है और उसकी मानसिक हालत जानने के लिए उससे कई सवाल पूछता है। तभी पता चलता है कि उसके शरीर में कई गोलियां लगी हुई हैं, लेकिन उसे बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हो रहा। असल में वह एक नई पीढ़ी का यूनिवर्सल सोल्जर यानी एनजीयू होता है, जिसे लैब में बनाया गया सुपर सोल्जर कहा जाता है। डॉक्टर कॉलिन एक फ्रिज खोलता है और उसमें से नया हाथ निकालकर उसके घायल हाथ को काट देता है, फिर उसकी जगह नया हाथ जोड़ देता है। बाद में कर्नल कोबे यूक्रेन के नेताओं के साथ इस पूरी स्थिति पर चर्चा करता है। वे सुरक्षा कैमरों की फुटेज देखते हैं, जिसमें साफ दिखाई देता है कि एक हमलावर कई गोलियां लगने के बाद भी जिंदा रहता है। ये देखकर कोबे को अमेरिका का वह पुराना सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट याद आता है, जिसे 5 साल पहले बंद कर दिया गया था। अब अगर दुश्मन के पास ऐसे ताकतवर सैनिक हैं, तो उन्हें रोकने के लिए उसी स्तर की ताकत चाहिए होगी। वर्जीनिया में डॉक्टर पोर्टर एक पुराने सैन्य गोदाम को खोलता है, जहां आखिरी 4 यूनिवर्सल सोल्जर क्रायोफ्रीज में बंद पड़े होते हैं। यूक्रेन में बढ़ते खतरे को देखते हुए वह तुरंत उन सैनिकों को जगाने का आदेश देता है। शाम होते ही सेना चेरनोबिल के ज्वाइंट फोर्सेज कमांड सेंटर में इकट्ठा होती है। वहां पोर्टर सभी को यूनिवर्सल सोल्जर प्रोग्राम के बारे में बताता है, जिसने नाइट्रोजन गैस और खास मेडिकल तकनीक की मदद से मरे हुए सैनिकों को दोबारा जिंदा करना सीख लिया था। बाद में उन्हें और ताकतवर बनाया गया ताकि वे ज्यादा तेज, ज्यादा मजबूत और पूरी तरह कंट्रोल किए जा सके। इन सैनिकों को दर्द महसूस नहीं होता था और वे किसी भी हद तक लड़ सकते थे। 5 साल पहले पोर्टर ने यह प्रोजेक्ट डॉक्टर कॉलिन को सौंप दिया था, लेकिन कॉलिन ने जीन थेरेपी और क्लोनिंग की मदद से इन्हें और भी खतरनाक बना दिया। उसके बनाए एनजीयू सुपर सोल्जर ऐसी जानलेवा मशीनें बन गए, जिन्होंने एक सरकारी बिल्डिंग में घुसकर 12 कर्मचारियों को मार डाला था। इसके बाद प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया, लेकिन बाद में किसी ने लैब में घुसकर एक यूनिट चुरा ली। सेना को पूरा शक है कि
यह काम कॉलिन ने किया था, जिसने बाद में सेना छोड़ दी और पूर्वी यूरोप में किराए के हत्यारे की तरह काम करना शुरू कर दिया। आखिर में सेना को बताया जाता है कि अब कॉलिन और उसके एनजीयू सैनिकों को रोकने के लिए उन्हीं 4 यूनिवर्सल सोल्जर को मैदान में उतारा जाएगा, जिन्हें अभी अभी दोबारा जगाया जा रहा है। असल में उन यूनिवर्सल सोल्जरों की संख्या 4 नहीं बल्कि 5 थी, लेकिन 5वां सैनिक अब स्विट्जरलैंड में मौजूद था, जहां उस पर बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थेरेपी की जा रही थी। एक प्राइवेट प्रोग्राम उसे फिर से सामान्य इंसान बनाकर समाज में वापस लाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ल्यूक नाम का यूनिवर्सल सोल्जर अपने थेरेपी सेशन से पहले दवा लेता है और डॉक्टर सैंड्रा उसकी हालत को ध्यान से देखती है। ल्यूक को अपने पुराने जीवन की ज्यादा बातें याद नहीं होती, लेकिन उसके अंदर एक अजीब अपराध बोध हमेशा बना रहता है, जैसे उसने अतीत में कुछ बहुत भयानक किया हो। थोड़ी देर बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन तभी ल्यूक नोटिस करता है कि एक आदमी वेट्रेस से कुछ पूछ रहा है और वेट्रेस उसकी तरफ इशारा कर देती है। जैसे ही वह आदमी ल्यूक के पास आने लगता है, ल्यूक अचानक अपना आपा खो देता है और उस आदमी को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड में कई टेबल टूट जाती हैं और पूरा रेस्टोरेंट डर और अफरा तफरी से भर जाता है। डॉक्टर सैंड्रा उसे बार बार रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ल्यूक किसी की सुनने की हालत में नहीं होता। आखिरकार उसे खुद ल्यूक को पकड़कर रोकना पड़ता है ताकि वह शांत हो सके। पुलिस के पहुंचने से पहले ही दोनों जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ परमाणु संयंत्र के अंदर जनरल टोपोव कॉलिन पर दबाव डालता है कि वह उसकी पूरी टीम के शरीर में माइक्रोचिप लगाए ताकि एनजीयू गलती से अपने ही लोगों को निशाना न बना दे। उसी दौरान अमेरिकी सेना भी अपने यूनिवर्सल सोल्जरों को मिशन के लिए तैयार करने में लगी होती है। उन्हें खास हथियार और सुरक्षा गियर दिए जाते हैं और उनकी खोपड़ी में स्पेशल हेडसेट फिट किए जाते हैं। पूरी तैयारी के बाद उन्हें आदेश मिलता है कि उन्हें प्रधानमंत्री के बच्चों को बचाना है और चेरनोबिल रिएक्टर को सुरक्षित करना है। साथ ही साफ कहा जाता है कि अगर उनका सामना एनजीयू से हो जाए तो आम सैनिक उससे दूर रहें, क्योंकि उसका मुकाबला केवल यूनिवर्सल सोल्जर ही कर सकते हैं। अगली सुबह अमेरिकी सैनिक चुपचाप परमाणु संयंत्र के इलाके में घुसते हैं। वे बिना आवाज किए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक सैनिक छिपे हुए बम पर पैर रख देता है। जोरदार धमाका होता है और दुश्मनों को तुरंत उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है। सरप्राइज खत्म होने के बावजूद सैनिक तेजी से अपनी पोजीशन लेते हैं और सभी एंट्री पॉइंट बंद कर देते हैं। जैसे ही दुश्मन बाहर निकलते हैं, उन्हें तुरंत मार गिराया जाता है। इसके बाद पूरी टीम रिएक्टर की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी कोबे आदेश देता है कि बाकी सैनिक बाहर ही रुकेंगे और सिर्फ यूनिवर्सल सोल्जर अंदर जाएंगे। चारों यूनिवर्सल सोल्जर अलग अलग दिशाओं में फैलकर बिल्डिंग की तलाशी शुरू कर देते हैं, लेकिन यही गलती उनके लिए भारी पड़ती है। अचानक एनजीयू ऊपर से हमला करता है और एक सैनिक को प्लेटफॉर्म से नीचे फेंक देता है। फिर वह उसके ऊपर टूट पड़ता है, लगातार मुक्के मारता है और अपने ब्लेड से उस पर वार कर देता है। इसके बाद वह दूसरे सैनिक के पीछे जाता है जो लगातार गोली चलाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एनजीयू उसकी हर कोशिश को बेकार कर देता है। कुछ ही सेकंड में वह उसे भी बेरहमी से खत्म कर देता है। तभी तीसरा सैनिक वहां पहुंचता है और फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन एनजीयू बिजली जैसी रफ्तार से ऊपर की तरफ भाग जाता है। जैसे ही सैनिक उसके करीब पहुंचता है, एनजीयू अचानक उस पर छलांग लगाता है और उसे एक बड़े हुक में आर पार घुसा देता है। अब आखिरी सैनिक अकेला रह जाता है। वह चारों तरफ देखते हुए एनजीयू को ढूंढता है और जैसे ही उसे देखता है, गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, लेकिन एनजीयू इतनी तेजी से हिलता है कि उसे निशाना बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। थोड़ी ही देर में सैनिक की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं और उसे मजबूर होकर हाथापाई करनी पड़ती है। शुरुआत में वह कुछ मुक्के मारने में सफल हो जाता है, लेकिन एनजीयू उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज होता है। आखिरकार एनजीयू उसका गला दबाकर उसे भी मार डालता है। बाहर मौजूद कोबे बाकी सैनिकों को पीछे हटने का आदेश देने की कोशिश करता है, लेकिन संदेश उन तक पहुंच ही नहीं पाता। तभी एनजीयू अकेले ही पूरी टीम पर हमला कर देता है। गोलियां उस पर कोई असर नहीं करती और वह आराम से चलते हुए एक एक सैनिक को मारता चला जाता है। कुछ ही पलों में लगभग पूरी टीम खत्म हो जाती है। तभी उसकी भिड़ंत एक बचे हुए सैनिक से होती है, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं पाता और एनजीयू उसे बुरी तरह पीट देता है। दूसरी तरफ बर्क किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल हो जाता है और उसे पता चलता है कि जनरल गंभीर हालत में जमीन पर पड़ा है। बर्क तुरंत मुख्यालय से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन जनरल उसे आदेश देता है कि वह दूसरे घायल सैनिक को लेकर वहां से भाग जाए, क्योंकि अभी जिंदा बचना ज्यादा जरूरी है। जैसे ही एनजीयू उनके करीब पहुंचता है, जनरल आखिरी कोशिश करते हुए उसकी तरफ ग्रेनेड फेंक देता है। धमाके से एनजीयू नीचे गिर जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह फिर से उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है। बर्क और दूसरा घायल सैनिक जल्दी से ट्रक में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। एनजीयू उनके वाहन को उड़ाने ही वाला होता है कि तभी उसके दो साथी बीच में आ जाते हैं और उनके शरीर में लगी माइक्रोचिप उसे हमला रोकने पर मजबूर कर देती है। बाद में कमांड सेंटर में पहुंचा बर्क गुस्से से कोबे और पोर्टर पर चिल्लाने लगता है। उसका कहना होता है कि अगर सामान्य सैनिकों को यूनिवर्सल सोल्जरों के साथ लड़ने दिया जाता तो शायद सब मिलकर एनजीयू को रोक सकते थे, लेकिन पोर्टर शांत होकर समझाता है कि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एनजीयू बाकी सबसे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। यह सुनकर बर्क और भड़क जाता है और वह पोर्टर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कोबे बीच में आकर उसे रोक देता है। तभी अचानक दूर से एक जोरदार धमाका सुनाई देता है और पूरा इलाका हिल जाता है। धमाका इतना बड़ा होता है कि सब लोग घबरा जाते हैं। तभी कोबे तेजी से ऑफिस की तरफ भागता है, जहां उसे टोपोव द्वारा भेजा गया एक नया वीडियो मिलता है। वीडियो में टोपोव कैमरे के सामने खड़ा होकर ऐलान करता है कि अमेरिकी सेना ने हमला करके बहुत बड़ी गलती की है और उसी की सजा के तौर पर उसने रिएक्टर के पास एक बम उड़ा दिया है। इसके बाद वह कैमरा मंत्री के बच्चों की तरफ घुमाता है और उनसे कहता है कि उनके पिता के पास अभी भी हालात बदलने का मौका है, बस उन्हें उसकी बातें माननी होंगी। लेकिन तभी प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री की बेटी बिना डरे जवाब देती है कि उसके पिता कभी आतंकियों के सामने नहीं झुकेंगे क्योंकि वे बहुत बहादुर इंसान हैं। उसकी ये बात सुनकर टोपोव चिढ़ जाता है, लेकिन तभी वहां डॉक्टर कॉलिन पहुंच जाता है। कॉलिन टोपोव का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह बच्चों को डराने में भी नाकाम हो गया है। फिर वह उसे याद दिलाता है कि इस पूरे ऑपरेशन में असली ताकत उसी के पास है, क्योंकि उसके सुपर सोल्जर किसी भी सेना को खत्म कर सकते हैं। टोपोव भी पीछे नहीं हटता और कॉलिन का मजाक उड़ाते हुए उसे याद दिलाता है कि यहाँ आदेश वही देगा और कॉलिन को सिर्फ उसका पालन करना है। दूसरी तरफ आधी रात के समय ल्यूक टीवी देखते देखते सो चुका होता है। तभी अचानक उसकी खिड़की टूटती है और कोई अंदर गैस ग्रेनेड फेंक देता है। इससे पहले कि ल्यूक कुछ समझ पाता, हथियारबंद लोगों का एक ग्रुप घर के अंदर घुस आता है, लेकिन ल्यूक तुरंत उन पर हमला कर देता है और कुछ लोगों को बुरी तरह पीटकर गिरा देता है। फिर भी बाकी लोग मिलकर उसे पकड़ लेते हैं और गैस का असर बढ़ने तक उसे दबाकर रखते हैं। कुछ देर बाद ल्यूक की आंख खुलती है और वह खुद को कमांड सेंटर में एक कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। उसके सामने डॉक्टर पोर्टर खड़ा होता है जो उसे समझाता है कि यह सब सैंड्रा की इजाजत से किया गया है और वह सुरक्षित लोगों के बीच है। इसके बाद पोर्टर उससे कुछ सवाल पूछता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसकी मानसिक हालत ठीक है या नहीं। जब पोर्टर संतुष्ट हो जाता है तब वह ल्यूक को एक खास सीरम इंजेक्ट करता है। फिर उसे कई टेस्ट के लिए ट्रेडमिल पर दौड़ाया जाता है। दूसरी तरफ सैंड्रा इस पूरी प्रक्रिया को लेकर परेशान होती है, क्योंकि उसे डर होता है कि ज्यादा केमिकल ल्यूक के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि वह पहले से हार्मोनल थेरेपी से गुजर चुका है। जब उसके शरीर में और केमिकल डालने का समय आता है तब सैंड्रा खुद उसके पास खड़ी रहती है, क्योंकि वह जानती है कि ल्यूक सिर्फ उसी पर भरोसा करता है। इसके बाद ल्यूक को एक और इंजेक्शन दिया जाता है और उसकी रिएक्शन स्पीड चेक करने के लिए उसके हाथ में बंदूक दी जाती है। जैसे ही वह फायर करता है हर गोली सीधे टारगेट पर लगती है और यह साबित हो जाता है कि उसके अंदर छिपी सैनिक वाली ट्रेनिंग और घातक प्रवृत्ति फिर से जाग चुकी है। दूसरी तरफ कोबे और बर्क चेरनोबिल संयंत्र की हवाई तस्वीरों का अध्ययन कर रहे होते हैं। तभी बर्क कुछ बड़े पाइपों की तरफ इशारा करता है और बताता है कि शायद उन्हीं के जरिए अंदर घुसा जा सकता है। कोबे उसे एक रिकॉन मिशन की इजाजत तो दे देता है, लेकिन साफ चेतावनी देता है कि उसे किसी भी हालत में NGU से लड़ने की कोशिश नहीं करनी है। पूरी तैयारी और गियर पहनने के बाद बर्क चुपके से संयंत्र के आसपास आगे बढ़ना शुरू करता है। वहां कुछ गार्ड निगरानी कर रहे होते हैं, लेकिन बर्क बेहद शांति से पीछे से उनके पास पहुंचता है और बिना कोई आवाज किए एक एक करके सबको खत्म कर देता है। हालांकि तभी एक आदमी उसे देख लेता है और अब बर्क के पास उससे लड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। किस्मत से बर्क उस आदमी को बिना ज्यादा परेशानी के खत्म कर देता है और फिर चुपचाप उन बड़े पाइपों तक पहुंच जाता है जिनका इस्तेमाल अंदर जाने के लिए किया जा सकता था। वह धीरे धीरे पाइप के अंदर रेंगते हुए आगे बढ़ता है और आखिरकार रिएक्टर वाले हिस्से तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह एक छोटा कैमरा लगा देता है ताकि कमांड सेंटर में बैठे लोग बमों को ठीक से देख सकें और उनकी जानकारी जुटा सकें। बर्क चाहता है कि वह मौके पर ही बमों को बंद करने की कोशिश करे, लेकिन कोबे उसे ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर NGU से सामना हो गया तो मिशन पूरी तरह फेल हो सकता है। इसलिए वह साफ आदेश देता है कि बर्क का पहला काम सिर्फ प्रधानमंत्री के बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालना है। उसी समय NGU उस इलाके में गश्त कर रहा होता है, इसलिए बर्क छिपकर इंतजार करता है और तभी आगे बढ़ता है जब NGU वहां से दूर चला जाता है। वह लगातार सावधानी से आगे बढ़ता रहता है और जब भी कोई आदमी उसके रास्ते में आता है वह छिप जाता है। तभी उसके माइक्रोफोन में एक महिला की आवाज सुनाई देती है और कमांड सेंटर में बैठे टेक्नीशियन उस आवाज की मदद से उसकी दिशा तय करने लगते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री देश के हालात को लेकर बहुत दबाव में होता है, लेकिन फिर भी वह आतंकवादियों के सामने झुकने से मना कर देता है। उसकी पत्नी गुस्से में उस पर चिल्लाती है और कहती है कि अगर उनके बच्चों को कुछ हुआ तो वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। हालात बिगड़ते देख आखिरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय टीवी पर आकर घोषणा करता है कि वह डेटोनेटर बंद करने के बदले 100 कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार है। वह यह भी कहता है कि बाकी कैदियों की रिहाई और बच्चों की वापसी के लिए अगले कुछ घंटों में बातचीत की जाएगी। परमाणु संयंत्र के अंदर टोपोव और उसके आदमी इस खबर को अपनी जीत मानकर जश्न मनाने लगते हैं और वे डेटोनेटर बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ सैंड्रा को भी लगता है कि अब खतरा टल चुका है, इसलिए वह ल्यूक का इलाज रोकने का फैसला कर लेती है। लेकिन लैब में डॉक्टर कॉलिन इस पूरी स्थिति से खुश नहीं होता, क्योंकि उसे महसूस होता है कि अब योजना पर उसका कंट्रोल खत्म हो रहा है। उसके NGU सैनिक माइक्रोचिप्स की वजह से टोपोव और उसके आदमियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही होती है। तभी वह अपना असली और सबसे खतरनाक हथियार जगाने का फैसला करता है। ये एंड्रयू का क्लोन होता है जो पुराने यूनिवर्सल सोल्जरों में से एक था और जिसे पहले उसकी खतरनाक मानसिक हालत की वजह से मार दिया गया था। थोड़ी देर बाद कॉलिन की टोपोव से मुलाकात होती है। टोपोव अब लड़ाई खत्म करना चाहता है क्योंकि उसके लोग रिहा हो चुके हैं, लेकिन कॉलिन इससे बिल्कुल खुश नहीं होता क्योंकि उसका सपना एक अजेय सेना तैयार करना होता है। इसी बात पर दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है और टोपोव गुस्से में कॉलिन पर बंदूक तान देता है। वह कहता है कि उनका मिशन खत्म हो चुका है और अब कॉलिन को पीछे हट जाना चाहिए। तभी अचानक एंड्रयू वहां पहुंच जाता है। टोपोव तुरंत अपने गार्ड को बुलाता है, लेकिन एंड्रयू एक ही मुक्के में उसे उड़ा देता है। इसके बाद टोपोव उस पर गोलियां चलाता है, मगर उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। अगले ही पल एंड्रयू उस पर टूट पड़ता है और कुछ ही सेकंड में टोपोव की लाश जमीन पर पड़ी होती है। कॉलिन खुश होकर एंड्रयू की तारीफ करता है, लेकिन एंड्रयू उसकी तरफ ध्यान तक नहीं देता। अब कॉलिन डरने लगता है और उसे आदेश देने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रयू किसी की नहीं सुनता। वह सिर्फ मानसिक जांच वाले सवाल दोहराने लगता है और फिर अचानक कॉलिन की गर्दन पकड़ लेता है। उसकी
उसकी पकड़ इतनी खतरनाक होती है कि वह धीरे धीरे कॉलिन का सिर कुचल देता है और उसे मार डालता है। थोड़ी देर बाद जब कॉलिन का सहायक उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचता है और शव देखता है तो डर के मारे भाग जाता है। इसके बाद एंड्रयू चाकू निकालता है और अपने सिर में लगी कंट्रोल चिप को खुद ही काटकर बाहर निकाल देता है। उसी दौरान प्रधानमंत्री के बच्चे जश्न और अफरा तफरी का फायदा उठाकर भागने की कोशिश करते हैं। तभी उनकी मुलाकात बर्ग से होती है और वह तुरंत उन्हें लेकर बाहर निकलने लगता है। लेकिन उसी समय एंड्रयू डेटोनेटर को दोबारा चालू कर देता है और बर्ग के कैमरे की वजह से अमेरिकी सेना यह सब तुरंत देख लेती है। हालात बिगड़ते देख कोबे सैंड्रा को आदेश देता है कि वह जितनी जल्दी हो सके ल्यूक का इलाज पूरा करे। जल्दीबाजी की वजह से सैंड्रा अब उतनी सावधानियां नहीं रख पाती जितनी पहले तय की गई थी। जब वह ल्यूक को आखिरी इंजेक्शन देती है तभी उसकी पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। ल्यूक तुरंत सैंड्रा से कहता है कि वह वहां से चली जाए क्योंकि अब उसके पास रहना सुरक्षित नहीं है, लेकिन सैंड्रा उसे अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। कुछ सेकंड तक ल्यूक का शरीर बुरी तरह कांपता है और फिर अचानक सब शांत हो जाता है। इसके बाद वह सैंड्रा को पकड़कर बहुत जोर से गले लगाता है जिससे उसे दर्द महसूस होता है और वह नीचे गिर जाती है। ये देखकर एक डॉक्टर को लगता है कि ल्यूक ने अपना कंट्रोल खो दिया है, इसलिए वह उसे रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन ल्यूक उसे आसानी से नीचे गिरा देता है। तभी कोबे और पोर्टर भी वहां पहुंच जाते हैं, मगर ल्यूक किसी से कुछ नहीं कहता। वह बस एक हथियार उठाता है और अकेले ही अपने मिशन पर निकल पड़ता है। जैसे ही वह परमाणु संयंत्र के पास पहुंचता है, खुले मैदान में दौड़ते हुए फायरिंग शुरू कर देता है। जो भी आदमी उसके सामने आता है वह उसे गोली मार देता है और उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं होती कि उसे खुद कितनी गोलियां लग रही हैं। तभी एक दुश्मन उसे जीप से कुचलने में सफल हो जाता है, लेकिन ल्यूक तुरंत उठ खड़ा होता है और जवाब में दोनों ड्राइवरों को गोली मार देता है, जिससे जीप बेकाबू होकर क्रैश हो जाती है। गोलियों और धमाकों की आवाज सुनकर और लोग उसकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन ल्यूक लगातार आगे बढ़ता रहता है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे खत्म करता जाता है। वह सबसे नजदीकी इमारत में घुस जाता है और अंदर मौजूद हर दुश्मन को गोली मारता चलता है। जब उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं तब भी वह नहीं रुकता और चाकू निकालकर हाथापाई शुरू कर देता है। इसके बाद वह उसी तेजी और बेरहमी से अपने दुश्मनों को मारता चला जाता है। इमारत के अंदर एक आदमी इतना ज्यादा डर जाता है कि वह ल्यूक का सामना करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता और लड़ने के बजाय सीधे खिड़की से कूदकर भाग निकलता है। उसी समय एनजी यूटोपोव और कॉलिन की लाशों तक पहुंच चुका होता है। दोनों को उस हालत में देखकर उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कोई और भी ताकतवर खिलाड़ी मौजूद है, इसलिए वह असली जिम्मेदार इंसान की तलाश शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात बर्ग से हो जाती है। जैसे ही बर्ग उसे देखता है वह तुरंत बच्चों को वहां से भागने के लिए कहता है और खुद एनजीयू पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, लेकिन एनजीयू उसके हमले को जैसे मजाक की तरह लेता है और एक जोरदार मुक्का मारकर उसे पीछे फेंक देता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। बर्ग पूरी ताकत से मुकाबला करता है और हैरानी की बात यह होती है कि वह एनजीयू जैसे खतरनाक सुपर सोल्जर के सामने भी काफी देर तक टिका रहता है। वह लगातार जवाबी हमला करता है और हार मानने से इनकार कर देता है, लेकिन आखिरकार इंसानी शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं। एनजीयू धीरे धीरे उस पर भारी पड़ने लगता है और आखिर में उसे दीवार से चिपकाकर बेरहमी से चाकू घोंप देता है। कुछ ही सेकंड में बर्ग की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जब ल्यूक मुख्य इमारत के अंदर पहुंचता है तो उसे लैब में खुले पड़े कंटेनर और शव दिखाई देते हैं। ये देखकर उसे शक होने लगता है कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो चुका है। फिर वह फर्श पर पड़े खून के निशानों का पीछा करता हुआ आगे बढ़ता है और आखिर में कॉलिन के सहायक की लाश तक पहुंच जाता है। पास वाले कमरे में जाते ही उसे पता चलता है कि एंड्रयू ने प्रधानमंत्री के बच्चों को घेर रखा है। एंड्रयू को ल्यूक का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगता है, जैसे वह उसे पुराने समय से जानता हो, लेकिन उसकी टूटी हुई यादें पूरी बात साफ नहीं कर पाती। तभी वह बच्चों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन ल्यूक तेजी से आकर उसे जोरदार लात मार देता है। इस मौके का फायदा उठाकर बच्चे वहां से भाग निकलते हैं। अब दोनों सुपर सोल्जर आमने सामने खड़े होते हैं और एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। वे एक दूसरे को पूरे कमरे में फेंकते रहते हैं। उनकी टक्कर से फर्नीचर टूटने लगता है और यहाँ तक कि दीवारें भी चटक जाती हैं। दोनों अपनी पूरी ताकत से हमला करते हैं और लड़ते लड़ते सीढ़ियों से नीचे जा गिरते हैं, लेकिन गिरने के बाद भी लड़ाई नहीं रुकती। वे नीचे भी एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, चीजें तोड़ते हैं, दीवारें गिराते हैं और आखिरकार लड़ते लड़ते खिड़की से बाहर जा गिरते हैं। एंड्रयू मौका देखकर ल्यूक को खत्म करने के लिए उस पर छलांग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ल्यूक पास पड़ी धातु की पाइप उठाकर उसके सिर पर जोरदार वार कर देता है। इसके बावजूद एंड्रयू जिंदा रहता है। तब ल्यूक एक बंदूक उठाता है, उसे पाइप के अंदर फंसाता है और सीधा एंड्रयू के सिर में गोली मार देता है। इससे एंड्रयू का सिर उड़ जाता है, लेकिन इस भयानक लड़ाई के बाद ल्यूक खुद भी बेहद कमजोर हो चुका होता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं रह पाता, इसलिए वह अपने शरीर में इमरजेंसी सीरम इंजेक्ट करता है जो उसे सिर्फ 20 मिनट तक और लड़ने की ताकत दे सकता था। थोड़ी देर बाद वह बच्चों को एक जगह छिपा हुआ ढूंढ लेता है और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एनजीयू फिर से उस पर हमला कर देता है। वह ल्यूक को आसानी से नीचे गिरा देता है और बच्चों के पीछे बढ़ने लगता है। फिर भी ल्यूक हार नहीं मानता और पीछे से हमला करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एनजीयू उसे दोबारा पटक देता है। जब एनजीयू अगले कमरे में पहुंचता है तो वह बच्चों को देख लेता है और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। ठीक उसी वक्त ल्यूक एक बार फिर बीच में आ जाता है। अब एनजीयू को समझ आ जाता है कि ल्यूक इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है, इसलिए वह उससे पूरी ताकत से लड़ने का फैसला करता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि एनजीयू ज्यादा ताकतवर है। वह घमंड में आकर अपने ब्लेड से ल्यूक पर हमला करता है क्योंकि उसे लगता है कि ल्यूक एक साधारण इंसान है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि ल्यूक भी उसी की तरह सुपर सोल्जर है। ल्यूक लगातार लड़ता रहता है और एनजीयू उसकी गर्दन तक काट देता है, फिर भी वह रुकता नहीं। आखिर में ल्यूक एक
धातु की छड़ उठाता है और पूरी ताकत से एनजीयू की गर्दन में घुसा देता है। इससे एनजीयू नीचे गिर जाता है। इसके बाद ल्यूक जल्दी से बच्चों को लेकर वहां से भागता है ताकि वे ये न देख सकें कि एनजीयू अभी भी जिंदा है और धीरे धीरे अपनी गर्दन से छड़ निकाल रहा है। जब वे लोग रिएक्टर की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी एनजीयू फिर से सामने आ जाता है। अब डेटोनेटर में सिर्फ कुछ मिनट बाकी होते हैं। ल्यूक समझ जाता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वह सिर्फ इतना लड़ता है कि एनजीयू का ध्यान भटका सके और फिर तेजी से रिएक्टर की तरफ दौड़ पड़ता है। एनजीयू भी उसके पीछे भागता है और दोनों की अगली लड़ाई सीधे विस्फोटकों के पास शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान ल्यूक बड़ी मुश्किल से डेटोनेटर पकड़ने में कामयाब हो जाता है और सही मौका देखकर उसे एनजीयू के कपड़ों के अंदर डाल देता है। उसी धक्का मुक्की में दोनों बालकनी से नीचे गिर जाते हैं और जमीन पर लुढ़कते हुए इमारत के बाहर जा पहुंचते हैं। बाहर पहुंचते ही ल्यूक की ताकत जवाब दे देती है और वह वहीं गिर पड़ता है। दूसरी तरफ एनजीयू अपने कपड़ों से डेटोनेटर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और डेटोनेटर उसके हाथों में फट जाता है, जिससे आखिरकार एनजीयू पूरी तरह खत्म हो जाता है। किस्मत से उस विस्फोट की आग ल्यूक तक नहीं पहुंचती। वह आखिरी बार बच्चों को देखता है और फिर वहां से दूर चला जाता है। कुछ देर बाद सेना वहां पहुंचती है और प्रधानमंत्री के बच्चों को सुरक्षित बचा लेती है। साथ ही वे रिसर्च के लिए सभी शवों को भी अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाद में वर्जीनिया में पता चलता है कि पोर्टर ने एनजीयू के शरीर को दोबारा ठीक कर लिया है और उसका कई बार क्लोन बनाकर अपनी खुद की खतरनाक सुपर आर्मी तैयार कर ली और इसी डरावने मोड़ के साथ ये पूरी कहानी खत्म हो जाती है। ऐसी ही और फिल्मों की गहराइयों को समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे थे मूवी इमोशन हब। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में।